अपने नेताओं की बात सुनी, उनके मुद्दे सुने। कश्मीर की जनता क्या सोच रही है, वो किन मुद्दों पर वोट करेगी, इसीलिए नज़ीर और हम अब यहाँ पर एक नए लोगों के साथ हैं, जो टीचर भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से आते हैं। और अहमियत इनकी ये भी है नज़ीर कि इनका वोट पर जो अंडर 29 है कश्मीर में, उनका वोट परसेंटेज वो कितना परसेंटेज है? 30%। सो अंडर 29 ईयर्स जो डेमोग्राफिक है, 29 साल से कम उम्र वाले 30% लोग हैं जो वोट करेंगे। तो इसीलिए मतलब ये हुआ कि जो 30% वोटर है, यानी 25 लाख वोटर, ये पहली बार असेंबली इलेक्शन में वोट करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन 10 साल बाद हो रहा था। तो ये जो सब लोग हमारे, उनमें एक है मोदी फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी पूरी मुल्क में, और वो पोइट भी हैं। पोइट हैं, बड़गाम से हैं, और शिवलीलाएं भी लिखते हैं। मोदी पर एक कसीदा भी लिखा है, मोदी साहब पे भी एक कसीदा लिखा है। तो आप अभी तो नया सुनाइएगा, कश्मीर की एक पहचान ये भी है। हाँ, तो नए कश्मीर में जो हमारी यूट्यूबर हैं, ये 24 साल की हैं। अनिका नाजिर इनका नाम है। तालीम हक है हमारा, ये आप ग्रुप चलाती हैं। अनिका, तालीम हक है हमारा, ये इस सोच के बारे में बताइए। क्या अहमियत है तालीम की, और क्या इन सालों में जो कहा जाता है 370 हटाने के बाद तालीम पर क्या ज़्यादा एम्फेसिस देखा जा रहा है? देखिए, तालीम हासिल करने की जब तक बात है तो हमारी फैमिलीज़ में ये पहले से कल्चर है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमें तालीम की तरफ जो है एनकरेज किया जाता है। आपने पूछा तालीम हक है हमारा के बारे में, मैंने 2020 में ये इनिशिएटिव लिया जब कोविड स्टार्ट हुआ और सब कुछ बंद हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर एज अ स्टूडेंट मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे बाकी फेलो स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो क्यों ना मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट करूँ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है और डोनेशन ड्राइव्स जो है ये स्टार्ट करूँ, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने चिल्ड्रन को ही बनाया, क्योंकि एज अ कश्मीरी मैंने कॉन्फ्लिक्ट देखा है, टर्मोइल देखा है। मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो ये सब ना देखे, और चाइल्डहुड में ही बहुत कुछ चीज़ें हम रिपेयर कर सकते हैं। और अनिका, ज़िंदगी में पहली बार आप वोट कर रही हैं इस बार? जी, पहली बार वोट कर रही हूँ। तो आपके लिए एज अ फर्स्ट टाइम वोटर सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या होगा? देखिए, मैं कश्मीर की यूथ हूँ और एक्टिविस्ट भी हूँ। मेरे लिए ये गुंजाइश रहनी चाहिए, जब फेलो यूथ मुझे देखेंगे तो वो मुझसे सवाल करेंगे, आप नेशनल मीडिया पर गई थी, क्या आपने हमारे बारे में बात की? तो मैं अपने फेलो यूथ के लिए बात करना चाहती हूँ। दो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा रिजर्वेशन पॉलिसी है। किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम्स हुए, मोस्ट ऑफ द यूथ जो है जो कम्प्लीटली उन्हीं पर डिपेंड है, जिनके घर में सिर्फ वो एक अकेले इंसान है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और अपने घर को सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसी लड़की है जो जिसके घर का भार और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके कंधों पर है, वो भी एक एस्पिरेंट है। तो उनके साथ जब कोई स्कैम होता है या डिले होता है JKSSB के एग्ज़ाम्स में, या एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और फिर स्कैम करती है, तो उनके लिए ये बहुत ही बुरी बात है और वो इससे डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। दूसरा मुद्दा मेरा है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात करते हैं, सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनकी रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है हमारे समाज में, लेकिन रिजर्वेशन के चक्कर में हमें ओपन मेरिट का गला नहीं काटना है। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आपकी इस चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक हाईएस्ट अथॉरिटी जो है होल्ड करते हैं, आप चुटकी बजा के ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, आपने रिजर्व कैटेगरीज़ के बारे में सोचा है, अच्छा किया है, हम उसके साथ हैं, लेकिन आप जो कैपेसिटी ऑफ सीट्स है देन उनको इंक्रीज़ करिए। अगर ज़्यादा बच्चे सीट्स हासिल करेंगे तो उससे कोई बुरी बात नहीं है, देश का ही भला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल सही नज़ीर। जो सवाल है, इस बार ज़्यादातर पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टो में एजुकेशन की बात की है, जॉब्स की बात की और रिजर्वेशन की बात की है। ये जो तीन मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट इस चुनाव में कैसे हो गए? जो रोज़गार देने की बात हो, जो एजुकेशन देने को, शिक्षा देने की बात हो, जो स्वास्थ्य देने की बात, हेल्थ की बात हो, तो मुझे लग रहा है ये अच्छी चीज़ है। जो इलेक्शन 10 साल बाद हुए, उसके जो मैनिफेस्टोज़ हैं, घोषणा पत्र है, उसमें इन चीज़ों की तरफ इशारा है। जैसे बीजेपी ने ये वादा किया कि अगर उनकी हुकूमत आई तो वो 5 लाख
जो रोज़गार फराहम करने के लिए उसके लिए वो एवेन्यूज़ पैदा करेंगे। जॉब्स की गारंटी नहीं दी है, एवेन्यूज़ पैदा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम सरकारी 1 लाख जॉब देंगे, जबकि 65,000 वैकेंसीज पहले ही सरकार में है। वही पीडीपी ने भी किया है। कांग्रेस ने जॉब्स की बात की, लेकिन उन्हें घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन जो अभी इन्होंने बात की रिजर्वेशंस की, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना है, ख़ासतौर पे जनरल कैटेगरीज़ का, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन 70% है। तो उस लिहाज से उनको लग रहा है जितना आबादी उतना हक नहीं मिल रहा है। लेकिन उससे पहले, हक मिलने से पहले जो रिक्रूटमेंट होती वो साफ़ होनी चाहिए। वो शायद नई हुकूमत से पहले ये उम्मीद होगी Expectation कि धांधलियों के बगैर, स्कीम्स के बगैर जी बिल्कुल। रिक्रूटमेंट हो। हाँ, ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी का क्लीनअप का बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आप लोगों को। हालांकि मैं एजुकेशन पे काम करती हूँ। मेरा अपना भी चैनल है द कश्मीर स्टूडेंट, जो सिर्फ एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स की आवाज़ बनी है। मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात करूँ, कुछ सालों से यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स रुकी हुई है। अगर हम कॉलेजेस की बात करें, खासतौर में मैं एजुकेशन की बात करूँ, कॉलेजेस में कंट्रेक्चुअल लेक्चर जो है वो आज सड़कों पे प्रोटेस्ट करें। क्यों? क्योंकि इनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और इनको आप बोला जा रहा है कि आप गेस्ट फैकल्टी की तरह काम करें। वो उस पर नहीं मान रहे और इस वजह से कॉलेजेस में जो है टीचिंग फैकल्टी की कमी हो रही है, टीचिंग फैकल्टी। और एक इशू है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, जो हाँ न्यू एज आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया, इट्स अ वेलकम स्टेप, अच्छा स्टेप है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट की बात की गई, एक्टिविटीज़ की बात की, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हुई है। तो मगर यहाँ पे न्यू एकेडमिक कैलेंडर की बात करें, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनईपी, बट वो सेपरेट है जो उन्होंने लागू किया 2 साल पहले। मार्च सेशन अक्टूबर सेशन को मार्च सेशन किया। हाँ ये ठीक है, आर्टिकल 370 से पहले उन्होंने बोला 1 नेशन 1 टैक्स, आप उन्हें उसके बाद बोला 1 करिकुलम 1 नेशन, वो भी सही है, इट्स अ गुड कि एक ही नेशन में एक ही सिस्टम होना चाहिए। बट इनको हर किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले देखा जाता है स्ट्रेंथ, उसकी देखी जाती है, उसका स्ट्रेंथ वीकनेस देखा जाता है, उसका थ्रेड्स देखी जाती है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाती है। कश्मीर में क्या है, कश्मीर में वेदर की हार्श विंटर्स रहते हैं। हार्श विंटर्स की वजह से विंटर्स में एक मतलब छुट्टी रहती है। उन वजह से स्टूडेंट जो वो अक्टूबर में एग्ज़ाम देते थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स, और उनको विंटर पीरियड जो गोल्डन पीरियड माना जाता स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या करते थे, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर। मगर जब से ये एकेडमिक कैलेंडर चेंज हुआ, तब से एक तो इनको टाइम नहीं मिलता अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करने के लिए, और टाइम ज़्यादा लॉस इसमें हो रहा है, ज़्यादा इसमें टाइम। आप मुझे नज़ीर, इन लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू इस बार इलेक्शन में क्या है। इलेक्शन का क्या सबसे अहम मुद्दा है आपके लिए? इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की, इन्होंने जॉब्स की बात की, मैं करूँगा सिक्योरिटी की बात की। मैं सिक्योरिटी की बात करूँगा। मैं कहूँगा कि वैन हमारी जान महफूज है तभी जॉब्स भी होंगे, तभी हमारी जो आप डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स वी हैव सीन कन्फ्लिक्ट, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो चीज़ें हम आज बात करते हैं, जिस चीज़ों पे हम आज बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो हमें 30 साल पहले बात करनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से, और आज हम ये 24 ईयर्स लेटर ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम आज बात करते हैं कि जनाब हमारे जो मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके मैनिफेस्टो में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने देखी भी है, बट एग्जीक्यूट जब वक्त आता है एग्जीक्यूट करने का, तब मुझे लगा कि दैट जो उनका जो वादे थे, वो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूट करने में वो खोखले निकले हैं। फिर जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि आप वादा करें घोषणा पत्र में, उससे पूरा करें तो आपको दोबारा लोग वोट देते हैं, एब्सोल्युटली, नहीं करे तो 5 साल बाद छुट्टी। एग्जैक्टली। तो इसलिए इतबार करें जिस पे हम वोट डालें। तो क्या कहते हैं, जो भी वादे किए हैं घोषणा पत्र में पार्टियों ने, क्या आपको लग रहा है किस घोषणा पत्र से आप खुश है, कौन सी अच्छी बात है जो आपको लग रही है ठीक? सर, पहली बात तो ये कि जो मैं आपको एग्री करता हूँ कि रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे यहाँ पे, लोगों ने दिखाया कि जो फॉर्मर 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर्स थे, एक हमारी महबूबा मुफ्ती जी, दूसरा उमर अब्दुल्ला साहब, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उनको लोगों ने दिखाया कि जनाब आपके जो वादे थे वो खोखले निकले, एंड अब हम आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो कहने का मतलब यह है कि दैट लोगों को भी एक अवेयरनेस हुई है, लोगों को भी ये समझ है कि जनाब जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको चुनेंगे। जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है तो उसका एक सबसे बड़ा ये कारण है। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनिफेस्टो मुझे ये लग रहा है कि दे शुड वर्क ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा चल रहा है। और साथ ही साथ जो करप्शन के केस आप देख रहे हैं, जो इन्होंने एपटेक स्कीम की बात, ये कंपनी की बात की, या इससे पहले भी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, वट दे यूज टू डू कि मेरे ख़ानदान से कौन है तो मैं उसको दिला रहा हूँ जॉब या किसी और को, दोज थिंग्स शुड नॉट बी डन ओवर हियर। तो मैं मेरे हिसाब से वी विल वोट फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डिग्निटी एंड अ डेवलपमेंट एंड मोर इम्पोर्टेंटली देन अच्छी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट। पीस प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। हाँ। सही। यहाँ पर इन लोगों से पूछते हैं, आप बताएं। आपसे एक चीज़ मैं बताऊं, हमने जॉब्स की बात की, सिक्योरिटी की बात की, सबसे एक बहुत ही जो मसला जम्मू कश्मीर में है वो ड्रग्स का है। सही। ड्रग्स ने यहाँ नई पौध को खा रहा है दीमक की तरह। मैं आपको बताऊं 2014 तक जम्मू कश्मीर में एक भी हार्ड ड्रग का केस नहीं था, नॉट ए सिंगल। हीरोइन का नाम किसी ने सुना भी नहीं था। हीरोइन शायद पता होती कि फिल्मों में होती, लेकिन ज़मीन तो ये मालूम नहीं था किसी को कि हार्ड ड्रग। लेकिन आज वो घर घर की परेशानी भी वो कहानी, और इसके लिए सरकार ने उपाय उठाए हैं। पाकिस्तान से ये ड्रग आ रहे हैं, तो ड्रग पे क्या आम लोगों का क्या नई हुकूमत को करना चाहिए, क्योंकि पिछले 5-6 साल हमने देखा ड्रग का, वो कहते हैं ड्रग कैपिटल बना है जम्मू कश्मीर। एग्जैक्टली जो ड्रग का अभी ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले किसी को ड्रग लेबल करना है या किसी सोसाइटी को लेबल करना है कि इसमें ड्रग्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, बट उससे ज़्यादा ये सोचना है कि ये मजबूर क्यों हो रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस रीजंस, क्या बहुत सारे वजूहत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ लोग इस वक्त, स्पेशली यूथ की बात करेंगे, जो पढ़े लिखे हैं और उनको रोज़गार नहीं है, रोज़गार की उस मामले में उनके जो डिप्रेशंस बढ़ते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होता है और वो बाद में ड्रग्स का सहारा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक मुझे नहीं लग रहा है, मतलब ऑफ कोर्स सरकार अभी कोई ना कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या कोई ना कोई इक़्तिदाम ले रहे हैं, बट देयर इज़ नो एज सच ए कॉन्क्रीट पॉलिसी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एक इशू पे बार बार चर्चा हो रही थी कि धारा 370 हटाने के बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, और जो नया कश्मीर है उसमें जो युवा हैं, आप लोग हैं, वो लोग प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और ये सब की तरफ देख रहे हैं। शुक्रिया मारिया, शुक्रिया नज़ीर। देखिए 370 के बाद सबसे बड़ा जो तब्दीली आई है वो है माइंडसेट की तब्दीली। एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनाया हुआ था, हालांकि ऑन पेपर 370-35 एक कहीं का नहीं था, टूथलेस टाइगर था, जो उसमें अमेंडमेंट्स होती आई 53 से लेकर 2019 तक। लेकिन साइकोलॉजिकली उस आर्टिकल 370 और 35A के रेटरिक को यहाँ की रीजनल पार्टीज ने एज अ ब्लैकमेल एजेंट इस्तेमाल किया सेंटर के साथ और यहाँ के लोगों के साथ भी। यहाँ के जो रीजनल पार्टीज जब वो इक्तदार में आती थी तो वो दिल्ली वालों को कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान बनने जा रहा है अगर हम पे आपने इन्वेस्ट नहीं किया, अगर हमारे हाथ में हुकूमत नहीं आएगी। ये बिकॉज आई हैव बीन वेरी क्लोज टू एडमिनिस्ट्रेशन, आई वाज PRO टू एक्स CM जो 2013 से लेकर 2016 तक मैं उनका PRO रहा। मुझे क्लोजली पता है कि वो किस प्रकार सोचते थे, उनका माइंडसेट किस लेवल का था, और वो यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट्स हमारी सोसाइटी में थे जो पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क के कहने पे यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाते थे, उसमें पिस्ता कौन था? आम कश्मीरी के जहन में आज जो ये फियर फैक्टर जो पूरा निकल गया है वो आर्टिकल 370-35A के एब्रोगेशन के बाद निकला है। आप कश्मीरी पंडित हैं, आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि 15 साल से मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि जब ये 370 हटा, सबसे पहले इधर टूरिज़्म बढ़ा, इतने टूरिस्ट आए, यहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक जो सेटअप है वो चेंज हो गया, बाहर से इन्वेस्ट किया लोगों ने यहाँ पे। और इससे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो ये हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, एजुकेशन की बात, एजुकेशन का फ़ायदा तभी जब जॉब मिल पाएगी, जॉब तभी मिलेगी जहाँ पे यहाँ डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट तब होगा जब बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ फार्मास्यूटिकल्स बनाएंगे, यहाँ कंपनीज़ बनाएंगे, तभी जाके यहाँ होगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद काफ़ी चेंजेस आई, पॉजिटिव चेंजेस आई। चलिए, वो नज़ीर, एक मुद्दा हमेशा रहा है सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, उसके बारे में बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वादे बहुत हुए
ऑर्डर्स बहुत बने हमारे लिए, इम्प्लीमेंटेशन 10% भी नहीं हुआ आज तक। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो ये रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस बनाया गया, ये मजाक किया गया हमारे साथ। हमें यहाँ लाके बिठाया गया, वादे किए गए और कोई वादा हमारा पूरा नहीं किया गया। हमारी टारगेट किलिंग्स हुई यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट्स किए, हमने यहाँ पे अपनी जानें दी, उसके बावजूद भी किसी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी। तो मेरे को, मैं फिर बताऊंगा कि वी हैव नो होप्स ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैंने अमित जी आपको देखा जब आप एहतजाज में होते थे, जी, हमने रिपोर्ट की, कवर की। क्या वजह रहा कि 2009 से हो गई, 10 से हो गई जो स्पेशल पैकेज कश्मीरी पंडित्स के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, और ये एक तरह का एक उनको इंसेंटिव था, आप वापस आ जा अपने घरों में। लेकिन पहली बार हमने देखा कि उनको भागना पड़ा यहाँ कई महीनों तक, और आज भी उनको गेटोज़ में रहना पड़ता है, एक जगह शहर में रहना पड़ता है। जो ज़िलों में नौकरी करते थे वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र की गई। क्या सुरक्षा की हालत इतनी ख़राब आप लोगों के लिए हुई कि टारगेट किलिंग्स की वजह से, कि अब आपको गेटोज़ में रखा गया है कि हालात ऐसे बन गए? सर पहले तो मैं रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की बात करूंगा। जो हम 6000 जो फैमिलीज़ जिनको जॉब देने का प्रपोजल दिया गया था, उसमें से अभी भी बहुत सारी जो हैं वैकेंसीज अभी भी फिल नहीं हुई हैं। तो जो भी हमारे अभी 5000 करीब जो लोग यहाँ पे, फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, उनके जो रिलीफ एंड जो उनको रिहैबिलिटेट नहीं कर पाई गवर्नमेंट अभी तक। तो जो बाकी लोग अदर स्टेट्स में अभी हमारे कश्मीरी पंडित हैं, वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन बात है, करते हैं बात, हाँ जी हम लाएंगे इनको वापस, लेकिन रोड मैप कोई भी हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं बनाया गया है। सिर्फ वादे किए जाते हैं, हाँ जी हम उनको लाएंगे, वापस लाएंगे, यहाँ बसाएंगे, लेकिन कोई भी रोड मैप हमारे लिए अभी तक नहीं बनाया गया। वही असल में दरअसल सबसे मारिया ये मसला यह है कि बात जो है, जिससे आप बात करो वो अपने हिसाब से आपको बोलेगा। जैसे वो बता रहे थे, ये अगर धारा 370 को ख़त्म नहीं किया तो शायद हम लोग यहाँ ये बात इस तरह नहीं करते। लेकिन अब जब वे 90 में देखते तो दूसरी धारा बात करती थी, और 2019 तक, और 19 के बाद ये बात करते हैं, वो साइड बात नहीं कर पाता है। तो दरअसल हर शख्स की, हर तबके की जब तक न बात सुनी जाएगी तब तक हर इंसान की, और इसीलिए इलेक्शन से बेहतर खूबसूरत एक्सरसाइज कोई नहीं है जब हर एक शख्स चुपके से अपना वोट डाले और बताए कि मैं असल में चाहता क्या हूँ। यही इलेक्शन है। आप ये बताएं कि आपके लिए इस इलेक्शन में क्या मुद्दा है अहम, क्योंकि पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज भी हैं, कैंपेनिंग भी उरूज पे है, हमें मालूम है कौन कौन कैंडिडेट्स भी है, तीसरे फेज़ के नॉमिनेशन पेपर्स भी अब वो भी मुकम्मल हुए। देखिए, जैसे मैंने अभी बता दिया, हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रेसिंग इशू है, वो जो अभी सर भी बता रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स, वो हमारे लिए सबसे एक बड़ा प्रेसिंग इशू रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो हम दैट इज़ लाइक जो यहाँ पे वायलेंस फ्री कश्मीर हम देख रहे हैं, जो हमने कई सालों से देखा हुआ है, तो दैट शुड कंटिन्यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। क्यों हम वो चीज़ अगले सरकार से भी चाहते हैं कि हमारे युवा इस चीज़ में ना बढ़ के, हमारे युवा जो है, जो अभी तक स्टोन पेल्ट या किसी और चीज़ में, वो दैट द पीस शुड बी जस्ट लाइक वो जहाँ तक हम अभी देख रहे थे एज इट इज़ है, तो यहाँ पे पीस है। तो आप कहते हैं कि जो अमन है यहाँ रहा, जिस तरह किसी खौफ के बगैर ये इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद भी लोग खौफ, बिना किसी खौफ के जीने चाहे और रहने चाहिए। एग्जैक्टली। नज़ीर, इसको कॉन्वर्सेशन को हम रैप अप करने की कोशिश करेंगे, और मैं महिलाओं से अब बात करूंगी क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं। पहले इनसे मैं पूछूंगी कि एजुकेशन सेक्टर में आपने बताया कि बहुत चीज़ की ज़रूरत है, एक सिंसियरिटी की भी ज़रूरत है। वो सिंसियरिटी क्या अभी आपको दिख रही है? एफ़र्ट्स लगाए जा रहे हैं, वो एक्चुअली में इंटेंशनली अच्छे एफ़र्ट्स? देखिए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, बोला गया अनएम्प्लॉयमेंट पे उस पर बात की गई, एजुकेशन पे बात हुई, बाकी चीज़ों पे बात हुई। बट मैं कह रही हूँ कि जब से आर्टिकल एब्रोगेशन 370 हो गया, तब से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कश्मीर में बढ़ गई। इसकी वजह यही है कि मैं बोलूँगी स्टूडेंट जो है ना, यूथ ज़्यादातर यूथ जो है इन्वॉल्व ड्रग्स में, वो ड्रग्स की अभी बात हो गई। जैसे गवर्नमेंट को नोटबंदी करना है, जैसे उन्होंने कहा, मरकज़ी सरकार ने कहा कि हम 100 रुपये बंद करेंगे, 1000
पे बंद करें, नोटबंदी जो उनको आए वो उस जड़ तक गए, तो इनको भी गवर्नमेंट को इसमें भी इस जड़ तक जाना चाहिए कि ड्रग जो है वो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें क्या हो गया, इसमें क्योंकि ड्रग्स में यूथ इसलिए इन्वॉल्व हुआ क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन सेक्टर भी कम है। गवर्नमेंट को चाहे जो अगला गवर्नमेंट आ रहा है उसको चाहे कि इस पे संजीदा से काम करे, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया जाए ताकि यूथ जो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। एक मिनट, पहले मैं नीरू आपसे जानना चाहूँगी, एज अ वुमेन, महिला के तौर पर आपके लिए सबसे अहम इशू क्या है? आपने बताया सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर जनरेशन के बारे में आप सोचती हैं कि आगे वाली जनरेशन कैसे देखे कश्मीर को? मैं तो हमेशा चाहूँगी कश्मीर में हमेशा पीस बने, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे ड्रग ख़त्म हो, यहाँ पे एजुकेशन बढ़े, यहाँ पे सेटअप जो मेंटालिटी है वो अच्छा रहे, ताकि जितने भी कौम है आराम से इधर रह पाए। मेन है कि जो अगर किसी कंट्री को, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी कंट्री को डुबाना हो, स्टेट को डुबाना हो, हेल्थ और एजुकेशन पे आप सीधे तीर मारिए तो डेफिनेटली वो सीधे डाउन आ जाता है। अगर पहले क्या होता था यहाँ पे, पहले यहाँ के यूथ को हेल्थ में भी डाउन कर देते थे और एजुकेशन में भी डाउन कर देते थे। एजुकेशन कैसे, कैलेंडर निकलते थे, यहाँ पे हड़तालें होती थी, एजुकेशन ख़त्म हो जाता था। हेल्थ कैसे, हेल्थ में ड्रग का इन्वॉल्वमेंट करके गलत रास्तों पे उनको ले जाके यहाँ पे जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो उसको ख़त्म करना है। तो मैं चाहती हूँ एज ए बीइंग ए वूमेन, मतलब मैं एज ए नारी शक्ति मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे हर किसी अपनी माओं को, अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि ये कहीं गलत ड्रग अब्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। अनिका, देखिए, सबसे पहली जो बात उठी ड्रग एडिक्शन की, ड्रग एडिक्शन में महिलाएं भी इन्वॉल्व है, तो मैं चाहती हूँ कि जेल्स के अलावा फुल फ्लेज्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बने, ताकि इन जो बच्चे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे आर कश्मीरी चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं, उन्हें हम इस वबा से बाहर निकल पाए और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में हम उनको रिकवरी की तरफ बढ़ाएं और रिहैबिलिटेशन की तरफ बढ़ाएं, ना कि जेल्स की तरफ। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि महिलाओं की, मैं चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इलेक्टोरल प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करें, अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है पॉलिटिक्स के हवाले से भी फॉर्म करें। हम पूरा घर चलाती हैं, हम पूरा ख़ानदान चलाती है, तो हम समाज को भी चला सकते हैं। हमारे ओपिनियंस भी मैटर करते हैं जैसे बाकियों के करते हैं। जी बिल्कुल। नज़ीर, ये कॉन्वर्सेशन को हम रैप अप करते हैं और जो पोइट साहब हैं उनके बारे में, उनसे आप क्या पूछना चाहेंगे? दरअसल इसने अपना पहले तारुफ जो है इनका, वो मैंने बताया कि मोदी फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और उसके अलावा श्री कृष्ण पे ये कई चीज़ें लिख रहे हैं, तो आप हमें वो सुनाएं। आपका फिर हम आपको बताऊं कि यहाँ जो आप लिख रहे हैं ये कश्मीर की बहुत ही पुरानी परंपरा है कि किस तरह एक दूसरे के लिए। मैं यही बताना चाहता हूँ, मोदी जी जब से आए, हमारे बच्चे, मैंने परसों अपना पोता देखा इंग्लिश करते हुए। इससे पहले जो चलता था यहाँ, मतलब ग्रेजुएट बच्चे को जब हम कहते थे श्रीनगर टाइम्स पढ़ो, उसको वो भी नहीं आता था, ऐसी एजुकेशन थी। आज जो हम यहाँ सांस ले रहे हैं, खुशबू ले रहे हैं यहाँ अमन की, ये तो मोदी जी का देन है। राज दुलारा मोदी जी, आंख का तारा मोदी जी, तूफानों में नैया थी, अब है किनारा मोदी जी, आंख का तारा मोदी जी। बहुत शुक्रिया। उनके विचार के क्या कहने, एक इदारा मोदी जी, आंख का तारा मोदी जी। शुक्रिया। तो आपने बिल्कुल जो मोदी फैन भक्ति की जो आपने, वो तो आपने दिखाया भी, लेकिन वोटर बताएंगे उनके आंख का तारा कौन होगा जब वो वोट डालेंगे 3 फेज में, और जिसका हमें पता चलेगा कि मोदी जी किनारे पे लेगा या कोई और लेगा, कौन तारा है। एब्सोल्युटली। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला में बस यहीं तक, और एनडीटीवी पर ये ख़ास कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि
मुकाबला चल रहा है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीन पर।